सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, जिसका नाम हम रहने वाला है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको हम। ठीक है, पहली बार आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में एक ही लेक्चर में आपको फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कभी भी आपको दिक्कत होगी आप इसको एक बार और रिपीट करके देखोगे, आपकी सारी बातें, आपके सारे जो डाउट है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले, ये पहले हम बता देते हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है चैप्टर का, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इन जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें एंड जो जियोपॉलिटिक्स होता है वहां पे कौन कौन से रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, जैसे वाटर हो गया, इन सब के बारे में देखेंगे। एंड कौन कौन से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबल लेवल पे हमने उसको टैकल करने की कोशिश की है या हम उसको टैकल कर पाए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। फिर हम उसको देखेंगे कि हमने उसको टैकल क्यों किया। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल कॉमर्स एंड CBDR। ठीक है, ये क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया का क्या स्टैंस है इन्वायरमेंट को लेके, ये हम देखेंगे। पूरे वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। मींस जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, जब नेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी जियो और पॉलिटिक्स दोनों एक वर्ड एक साथ हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट जियो और पॉलिटिक्स एक साथ हैं, मतलब जब ग्लोबल लेवल पे पॉलिटिक्स होने लगती है। ठीक है, हर देश अपने इंटरेस्ट को आगे रखने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो आज के टाइम पे दो चीजों को लेके, एक वाटर को लेके एंड एक ऑयल को लेके, आप देख सकते हो कि वेनेजुएला पे हमला क्यों किया गया अमेरिका के थ्रू। अमेरिका ने हमला इसलिए किया, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमला इसलिए किया जाता है। आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, जिसको इंडिया ने भी अभी बैन लगा रखा है उस पर। ठीक है, उसका भी हमने बोला है कि हम इसको फिर कंसिडर करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से पानी छोड़ेंगे। तो पूरे रिसोर्स, मतलब जो जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो वाटर हो, ये हमारे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, मतलब जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। एंड इंडिजिनस पीपल राइट्स एक आखिरी टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये इस चैप्टर में बस ऐसे ही दे रखा है, तो ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो अगर हम बात करें ब्रॉडर इन्वायरमेंटल इश्यूज की, तो हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला लैंड एंड एग्रीकल्चर, दूसरा वाटर, तीसरा डिफॉरेस्टेशन, चौथा ओजोन डिप्लीटेशन एंड कोस्टल डिग्रेडेशन। ठीक है, ये 5 हैं। अब इन पांचों को ऐसे नाम लिख के तो आओगे नहीं, आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में सुन लो, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ, आप लिखने जाओ, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहें। अगर आप एक लेक्चर एक बार देख लेते हो फिर भी भूल रहे हो सारी चीजें, तो एक बार और देख लेना इस लेक्चर को, मैं प्रॉमिस करता हूँ सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लैंड एंड एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, जहां पे हम खेती करते हैं, वो टाइम से क्या हो रहा है, टाइम के साथ ना वो अपनी जो फर्टिलिटी है वो लूज करता जा रहा है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े अमाउंट में वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, मैन्योर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो मैन्योर्स को चलो ठीक है, बट फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो हमारे लैंड के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट हमारे लैंड की फर्टिलिटी के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ठीक है, जो ऐसे लैंड्स हैं जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं एनिमल्स, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जा रही है। ठीक है, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रहा है। ठीक है, लैंड एंड एग्रीकल्चर में ये सारी दिक्कतें हैं। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारे लोग वाटर पोल्यूशन से सफर करते हैं। ठीक है, एक डेटा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग डेवलपिंग नेशन में 663 मिलियन पीपल ऐसे लोग हैं जिनके पास सेफ वाटर का एसेस तक नहीं है, मतलब उनके पास पीने लायक पानी भी नहीं है, पोर्टेबल वाटर भी नहीं है उनके पास। ठीक है, एंड 2.4 बिलियन पीपल लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटाइजेशन तक का एसेस नहीं है। ठीक है,
तो देख सकते हो वाटर पोल्यूशन का क्या हाल है, ठीक है। एंड अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो खत्म होने लगती है, ठीक है। क्या खत्म होने लगती है? बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म होती है? जैसे देखो, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। अगर जब हम डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनका जो हैबिटाट है, उनका जो रहने का तरीका है, रहन सहन का एरिया है, वो खत्म होने लगता है। उसको हम डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। ओजोन डिप्लीटेशन की बात करें तो ये सीएफसी की तरह होता है, ठीक है। इस पे हमने बहुत हद तक अब कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, वरना ये तो पूरे मानव जाति के लिए ही खतरनाक था, ठीक है। इसको हमने अब धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया ओजोन डिप्लीटेशन के, ठीक है। कोस्टल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो कोस्ट है हमारा, ठीक है, जो कोस्ट है उस पे हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे ना वहां पे सेटलमेंट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे सेटलमेंट्स बनते जा रहे हैं, वहां पे वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कोस्टल डिग्रेडेशन की, मतलब जो कोस्ट के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका। एक एक ट्री होता है प्रॉपर, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा के साइड, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। वहां पे धीरे धीरे सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मरीन इन्वायरमेंट है, जो हमारे पानी के नीचे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनमें वाटर पोल्यूशन की वजह से ऑलरेडी दिक्कत है, ठीक है। एंड जब हम कोस्टल की तरफ अपने सेटलमेंट्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो वहां उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। वहां पे बहुत सारा पोल्यूशन वहां पे जाता है, तो इसकी वजह से जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं, जो मरीन इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो ये रहे हमारे 5 इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। इसको हमने आई होप बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन एंड कोस्टल एंड मरीन डिग्रेडेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब इतने सारे इश्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार और बात बता दूं कि यहाँ पे जो आपके प्रीवियस 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? एक यूएन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड एक सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, ठीक है। सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड याद करो, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। तो जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उसमें जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसको ठीक से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, पूरे ग्लोब के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, ठीक है। और याद करो हमने वहां पे वही पढ़ा था, ठीक है। एंड एक चैप्टर यहाँ से कनेक्ट हुआ, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। अब दूसरा चैप्टर जो यूएन वाला है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है, यूएन वाला कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चैप्टर ऐसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे आप तो आपको आइडिया भी रहेगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो, जब इतने सारे इश्यूज हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्लोबल लेवल पे आवाज उठनी चाहिए कि इसको हमें कैसे टैकल करना है, इन सारी चीजें? तो ये टैकल हुआ, ये टैकल कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई, ये हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत इसकी होती है 1972 में, ठीक है। 1972 में एक क्लब ऑफ रोम है। क्लब ऑफ रोम क्या है? एक ग्लोबल थिंक टैंक है, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ORG ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्लब ऑफ रोम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1972 में एक पेपर पब्लिश करता है। उस पेपर का नाम क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। उस पेपर का क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। इसमें ये वार्न करता है, लोगों को ये बताता है, इस पेपर में ये लिखा होता है कि जो हम आज के टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जो अर्थ के रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारे आने वाली पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। अब क्या होता है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद पूरी दुनिया के लोग एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं, भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात है, इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए यूएन जो है, ठीक है, यूएन क्या करता है, एक अपने अंदर एजेंसी बनाता है जिसका नाम होता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ये कब बना था? 1972 में ये भी बनता है, ठीक है, बाई फॉलोइंग द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए एक यूएनईपी बनता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने लगता है, ठीक है, लोगों को बताने लगता है, कंट्रीज को डायरेक्शन देने लगता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है।
सारी चीजें सही चल रही होती हैं, बट एक और रिपोर्ट आती है 1987 में, ठीक है। 1987 में एक और रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है, उसका टाइटल होता है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसमें भी यही बात बोली जाती है कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जो हम लगातार ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं कि हम पेड़ काटेंगे, उससे कोयला बनाएंगे, कोयला जलाएंगे, ये सारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के, दे आर अनसस्टेनेबल। वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, हमें इसका अल्टरनेट यूज करना पड़ेगा, हमें इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें चल रही होती हैं, एंड जब ये रिपोर्ट आती है तो लोगों के और कान खड़े होते हैं पूरी ग्लोब के कि भाई अब और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग समिट होता है जिसको हम बोलते हैं रियो समिट, ठीक है, 1992 में। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको चल के हम रियो समिट क्या था, इसका इसमें इसके आउटकम क्या क्या थे, सारी चीजें बहुत अच्छे से इसको चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बस ऐसे समझाने के लिए लिखा है, बाकी बहुत डिटेल में यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है, तो अगर आप इससे पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं तो बस ये छोटा समझाने के लिए कि मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, इसके लिए मैंने रखा है, ठीक है। देखो, रियो दी जनेरियो समिट, ठीक है, रियो समिट जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अर्थ समिट के नाम से, ठीक है। ये हुआ कहाँ था? रियो दी जनेरियो, जो कैपिटल है ब्राजील की, वहां पे हुआ था ये, ठीक है। 170 से ज्यादा स्टेट ने इसको अटेंड किया था, एंड 1000 से ज्यादा एनजीओ ने भी इसको अटेंड किया था, ठीक है। समझ में आई बात? इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इन लोगों के अकॉर्डिंग, रियो दी जेनेरियो समिट के अकॉर्डिंग? वो होता है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है, एंड साथ में जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आर नेचर, वो भी दोनों को मिला, जब हम दोनों एक साथ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते रहें, एंड साथ में जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नेचर के लिए, अपनी इकोलॉजी के लिए, उसको भी जब हम निभाएं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके की आउटकम क्या थे? इसके की आउटकम जैसे कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा कन्वेंशन किया इसने, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? वो कॉन्फ्रेंसेस किए इन्होंने, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किए, वहां पे सबको इनवाइट किया, एनजीओ को इनवाइट किया, जो कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया यहाँ पे, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम बचा सकते हैं, उसको कैसे हम और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इस पे बात हुई। फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स की बात हुई कि हमने देखा था ना, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू था, तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसकी जगह पे और ज्यादा कैसे अल्टरनेट हम वो कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हुई, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इसका आउटकम निकल के आया, वो था एजेंडा 21, ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या था? देखो, एजेंडा 21 था, एक 21 लिस्ट थी, मतलब 21 चीजों की एक लिस्ट थी जो सारी कंट्रीज को फॉलो करना होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो कार्बन एमिशन है, जो कंट्रीज कार्बन बहुत ज्यादा छोड़ती हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, 21 चीजों की एक लिस्ट थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, इसी लिस्ट का नाम भी है। 21 चीजों की लिस्ट थी, एंड वो फॉलो करना था सभी गवर्नमेंट्स को, सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे अब यूएन का रोल देखना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल के आता है? देखो, अर्थ समिट में एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, क्या था? कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर, ठीक है। यहाँ पे ये बात निकल के आती है। अब देखो, इसके पीछे कहानी क्या थी, ठीक है। रियो दी जनरेरियो समिट में देखो, हम अब यूएन का मैं बताता हूँ, यूएन वाला चैप्टर रिकॉल करो आप, वहां पे मैंने बताया था आपको कि जो यूएन है वो किस लिए बनाया गया था? यूएन बनाया गया था पीस बिल्डिंग के लिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि पीस बनी रहे दुनिया में और लोग इकोनॉमिकली ग्रो करते रहें, ठीक है। एंड उसी में मैंने बात की थी कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो कोई एक देश मिलकर अकेले टैकल नहीं कर सकता, पूरे दुनिया को मिलकर उस पर काम करना पड़ेगा, तभी वो सही होगा। मैंने बात की थी ये, ठीक है। एंड उसी में हमने बात की थी कि दुनिया के लोग तैयार तो हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन ज्यादा शेयर करेगा, ठीक है। उसको जो उसका आउटकम होगा उसको कैसे इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें कॉपरेट करना है, बट क्या एक्चुअल कॉपरेशन होती है? नहीं। तो ये जो एक्चुअल कॉपरेशन नहीं होती है, इसी को कॉपरेट करने के लिए कि कोई ऐसा कंट्री हो, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कंट्रीज के बीच में एक तालमेल बना के रखे, उसी के लिए यूएन बनाया गया था, ठीक है।
ताकि कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकें, यूएन जो है उनको आइडिया दे सके कि आपको कैसे कॉपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात होती है। यहाँ पे बात क्या होती है, होता ये है कि जो हमारी पूरी दुनिया दुनिया है, ठीक है, ये जो हमारी पूरी दुनिया है, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है जिसको ये जो ब्लू कलर में, ये है ग्लोबल साउथ, सॉरी ग्लोबल नॉर्थ है ये, ठीक है, नॉर्थ है। और ये जो रेड कलर की दुनिया, ये है ग्लोबल साउथ, क्या है, ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, दुनिया को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ठीक है, यहाँ से दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो कंट्री है वो ग्लोबल नॉर्थ है, इसके नीचे जो कंट्री है ग्लोबल साउथ है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर की कंट्रीज है, ये क्या है, ये ग्लोबल साउथ है, ऊपर वाली जो ग्लोबल नॉर्थ है। अब मैं इसके लिए बहुत माफी चाहूंगा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्या करूं, मैं इंडिया का मैप ढूंढता हूं पूरे, क्या बोलते हैं, मतलब जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इंडिया का मैप देखता हूँ, तो इंडिया का मैप हमेशा ये टूटा क्यों दिखाता है। ये ऊपर का मैं ढूंढते रह जा रहा हूँ कि इंडिया का कोई ऐसा प्रॉपर मैप मिले जहां पे हमें जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसको प्रॉपर इंडिया में दिखाया गया हो, लेकिन कोई भी ऐसा मैप नहीं दिख रहा मुझे। तो मजबूरी में आके मुझे ये मैप लगाना पड़ रहा है। मैं अब इसको मैं हटा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये इससे मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई एक्सेप्ट, ठीक है, मैं उसको मानता भी हूँ, ठीक है। तो ये इंडिया का ही पार्ट है, बस इसको मैंने समझाने के लिए लगाया है, तो कोई भी ऑफेंड ना हो इसको देख के, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे बात उठी कि जो अभी तो ये जो जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, चाइना, ये अभी तो ये 1949 में इंडिपेंडेंट मिली इनको, 1947 से 49 में। अब देखो, अब ये जो ऊपर की कंट्री है जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हो गई, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके, ठीक है, पूरा अपना कार्बन एमिशन करके अपने आप को अपना ग्रोथ पा लिया इन्होंने। अब ये आराम से सेटल होके बैठी हैं, ठीक है। बट हमारा क्या, हमने तो अभी इंडिपेंडेंट, हमको तो अभी इंडिपेंडेंट मिली है, तो हमें तो जरूरी है कि हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उससे पोल्यूशन भी होगा, बट हमारे लिए जरूरी है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें। इस पे दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये जो पहले लोग हैं, ठीक है, जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एक तरह होगी, चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ हो चाहे वो ग्लोबल साउथ हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही तरह होगी। बट जो ये ग्लोबल साउथ वाले हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, और ये जो कंट्रीज हैं, ये लोग बोलती हैं कि आपने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है, ठीक है, आपने पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आपने सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी किया, बट जब हमारी बारी आ रही है, अब जब हमारी बारी है कि हम थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ दें, इकोनॉमिक ग्रोथ दें, तो आप बोल रहे हो कि सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे तो हमारा कभी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो जब डिबेट होने लगी, यहाँ पे डिबेट होने लगी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये रियो दी जेनेरियो है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो कॉन्सेप्ट था CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें बोला गया कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, ठीक है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, ग्लोबल साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ कौन से हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, वांट टू गिव, इनको बोला गया, जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, इनको बोला गया कि आप इकोनॉमी के ऊपर इन्वायरमेंट को रखोगे, यानी आपके पास अथाह पैसा है, आपने पैसा रखा है, अब आप इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, अब आप इन्वायरमेंट को क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब आप रहने दो, ठीक है। अब ये लोग फिर भी वही बोलते रहे कि हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उनको भी उतना ही दो, ठीक है, बट इनका माना नहीं है, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ को क्या बोला गया, ग्लोबल साउथ को यही बोला गया कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहो, बट साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करो, ठीक है। और इनसे ये भी बोला गया कि जो, जैसा कि ये लोग भी ये भी बोलते हैं कि जितना भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, जितना भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है, वो नॉर्थ की देन है। नॉर्थ ने सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब किया है, खत्म किया है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, इसलिए उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बट ये लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, जितना वो लोग हैं उतना हम भी हैं, तो ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हैम्पर करेगा, ये हमारे ग्रोथ को रोक देगा, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से रोकेगा, हमारे लोगों को गरीबी में रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये बात मान ली गई कि दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी, बट दोनों का जो मोटिव है, ठीक है, वो एक होगा, जो जो कि है कि हम जो इकोनॉमिकल सॉरी इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाए, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि क्या दिक्कत थी, क्या डिफरेंसेस थे, एंड यहाँ पे यूएन ने कैसे काम किया अपना। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पे हम कन्वेंशन करेंगे, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन पे एजेंडा 21 था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी हमने बातें की। ठीक है, एंड कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं। जैसे किसको ट्रीटीज को, ये जैसे ग्लोबल कॉमन्स ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जिसपे किसी एक कंट्री का वो नहीं है, जैसे एक कंट्री का अथॉरिटी नहीं है। जैसे कोई सी हो गया, जो हायर सी हो गई, जो एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे अंटार्कटिका हो गया, ये अलग ही जगह है। जैसे आउटर स्पेस हो गया, वो किसी कंट्री का तो नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, इसको सेव करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज हुई हैं, जैसे अंटार्कटिका ट्रीटी, मोटेना प्रोटोकॉल, अंटार्कटिका इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी ट्रीटीज हुई हैं। जैसे मोटेना प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जो ओजोन डिप्लीटेशन को रोकता है। ठीक है, ओजोन डिप्लीटेशन हमने पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है, उसको कैसे रोकना है यहाँ पे डिसाइड हुआ था ये। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, UNFCCC क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये बात मान ली जाती है, यहाँ पे भी ये बात मानी जाती है कि जो नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एंड जो साउथ की कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बात मान ली जाती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये बोला जाता है, ठीक है, parties are agreed that the long term rise in greenhouse gases stimuli large from development in the west। ठीक है, ये यहाँ पे ये भी बात मानी जाती है कि जो आज के टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, जो डेवलपिंग नेशन है उनको बाहर रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और देखो, अब यहाँ पे ये बात मान ली गई। इसके बाद एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो कहाँ है, क्योटो एक शहर है जापान का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसीलिए इसका नाम ही क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल होता है जिसमें एक टारगेट रखा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूएस है, अमेरिका है, उनके लिए एक टारगेट रखा जाता है कि आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2030 तक आपका जो जितना भी गैस हाउस ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उसमें से 60% आपको कट डाउन करना है, मतलब आपके ग्रीन हाउस गैस में 60% से कम कटौती होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टारगेट रख दिया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में। ठीक है, बट इस प्रोटोकॉल से जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उनको बाहर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे ही उनका लो पर कैपिटा इनकम था। ठीक है, इसलिए इनको बाहर रखा जाता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, याद रखना ये बात। ठीक है, तो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या करता है, एक प्रोटोकॉल, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है क्योटो में, जहां पे ये बोला जाता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आज के टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट में, वो ज्यादातर किसकी वजह से हैं, डेवलप्ड नेशन की वजह से हैं। ठीक है, इसको देखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल में एक लीगल बाइंडिंग लगा दी जाती है, एक टारगेट सेट किया जाता है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रीन गैसेज अपने जो आप एमिशन कर रहे हैं उससे कट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो टारगेट था, इससे जो डेवलप्ड नेशन है, सॉरी जो डेवलपिंग नेशन है, उसको बाहर रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा चार्ट है। ठीक है, अब हमने ये पूरा देख लिया कि कैसे कैसे हुआ, क्लब ऑफ रोम क्या है, रियो दी जेनेरियो समिट क्या है, UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अब हम ये ग्लोबल कॉमर्स भी देख चुके हैं, हम नॉर्थ साउथ पर्सपेक्टिव भी देख चुके हैं, CBDR क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एंड हम देखते हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 मिनट अब दे दो मुझे। ठीक है, 2 मिनट में समझा देता हूँ आपको। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सॉरी, तो आप देख ही रहे हो कि हम आपके लिए लेक्चर ले आ रहे हैं, लगातार लेक्चर ले आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है इससे, या फिर आगे चल के आपको CUET का एग्जाम देना है, उसके लिए भी पूरी प्रिपरेशन हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपके पास बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर आपको प्रेजेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारी चीज़ें का सॉल्यूशन आपको लेक्चर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए आपको, आप बोलोगे वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। या फिर आगे चल के आपको कभी यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर एसएससी की तैयारी करनी है कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आता है, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है, सारी चीजें, ठीक है। ये एक बात याद रखना, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, परसिस्टेंस, कि आप कभी हार नहीं माननी है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन पढ़ा फिर 4 दिन रेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगातार आपको पढ़ते रहना चाहिए, भले ही 4 घंटे आप पढ़ो, ठीक है। लगातार आपको पढ़ना है। एंड एक और काम करना है कि प्लानिंग के साथ पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है। तो उसके लिए सारी बातें हम आपको बताएंगे। सिंपली उसके लिए आपको एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना है, ठीक है। वहां पे आप पूछ सकते हो, एक्स अकाउंट है तो फॉलो कर लो यार, वहां पे ट्वीट करता रहता हूं मैं, तो प्लीज। एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्विजेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे जाओ आप ज्वाइन करो उसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है, इसको जैसे हम क्या पढ़ रहे थे अभी, ग्लोबल कॉमन्स हम पढ़ रहे थे, 1 मिनट। अभी याद है ना ग्लोबल कॉमन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जो पूरे ग्लोबल पे कॉमन है, ठीक है, ग्लोब पे जो कॉमन है कि वो किसी का नहीं, किसी कंट्री का नहीं है। तो वैसे ही देखा होगा अपने गांव में क्या है, गांव में कुछ ऐसे जगह होती हैं, कुछ ऐसे पीस ऑफ लैंड होते हैं जो किसी के नहीं होते, ठीक है। वहां पे सबकी गाय भैंस जाती हैं, चरती हैं, सभी लोग वहां पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबके राइट होते हैं इस पे, ठीक है, सबके राइट्स होते हैं कि कोई भी यूज कर सकता है। एंड सबके राइट्स के साथ साथ सबकी ड्यूटी भी होती है कि इसको मेंटेन करना है, यहाँ पे कचड़ा नहीं करना। बट ऐसा होता नहीं, सब लोग कचड़ा करके रखते हैं इस पे, ठीक है। अब देखो, फैक्टर कॉजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जैसे इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, वहां पे जो घास है उसकी बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, इसकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एयर पोल्यूशन है, ये है। एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन है, ये है कि जो जहाँ पे बहुत छोटे लैंड पे हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करके उसमें से और ज्यादा आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बहुत, जो लैंड है ना, जो लैंड का पीस है उस पर हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्केर्ड सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया, जैसे इंडिया क्या है, सॉरी, इंडिया एक धार्मिक कंट्री है, इंडिया द रिलीजियस कंट्री, जहाँ पे हम सभी चीजों को धर्म से रिलेट करके देखते हैं। जैसे पीपल का पेड़ जो है, हम जानते हैं कि वो 24 आवर क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है आपको। तो हमने उसको धर्म से जोड़ा हुआ है कि हमें इसको नहीं काटना है, पीपल के पेड़ को हम नहीं काट सकते, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है नेचर को प्रोटेक्ट करने का। एंड मेरे हिसाब से जो नेचर है उसी की पूजा हमें करनी चाहिए, ठीक है। वही हमको जीवन दे रहा है, वही हमें जीने की शक्ति दे रहा है। आप कितने भी बेचैन हो, आप एक टाइम एक बार जाके नेचर के साथ बैठ के देखना, वो जो आपको तसल्ली देगा, वो जो आपको शांति देगा, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो जो नेचर, जो इंडिया के जो ग्रुप्स हैं, जो झाड़ हैं, जो पेड़ पत्ते हैं, जो पौधे हैं, उसको हम एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कांतारा जो मूवी थी उसमें देखा आपने कि पूरा जो जंगल था वहां पे एक देवी थी, एंड उस देवी के लिए वो लोग पूरा जंगल प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम जब चीजों को रीजनल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सेक्रेड बन जाती है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, एंड इंडिया में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और है एक्चुअली में ऐसा होता है, आप अपने साइड में भी कभी ऑब्जर्व करना, अपने साइड, तो वो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने देखा, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। इंडिया ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है उस पर भी साइन कर रखा है, ठीक है, क्या इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल पे भी साइन कर रखा है 2002 में, ठीक है। एंड ये मानता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ये मानता है। यानी इंडिया का स्टांस क्या है, CBDR है, ठीक है। इसने एट G8 2007 में इंडिया पॉइंटेड आउट द डेवलपमेंट रोल एंड हाईलाइटेड द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। 2007 में सबके सामने इंडिया ने ये बोल दिया था कि जो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए, वो है डेवलप्ड नेशन, ठीक है। अब एक बात बताऊं मैं, इंडिया को ना सुपर पावर कहा जाता है। जितनी भी G20 कंट्रीज है उनमें एक इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जिसने
जो सारे जो टारगेट थे अपने उनको अचीव किया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। वो भले अलग हो कि हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन है, वो सारी चीजें हम उसको ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बट जो हमारा टारगेट था हमने उसको अचीव किया। एयर पोल्यूशन देखो 2-3 महीने रहता है, 4 महीने रहता है, क्योंकि ठंडी का टाइम आता है, एंड जो दिल्ली की ज्योग्राफी उस वजह से है ऐसी है कि वहां पे दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज जो हमने अचीव किया है, ठीक है, वो बेहतरीन है, ठीक है, बेहतरीन है। इसीलिए इंडिया को यूएन में, ठीक है, यानी जो यूएन जो है, जो हमने अभी पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वहां पे सुपर पावर का दर्जा दिया हुआ है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच अचीव देयर गोल्स, ठीक है, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरनेशनल रोल की बात करें हम, तो हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन कर रखे हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 में जब हुआ था, इसको भी हमने साइन किया कि हम इसको ही मानेंगे। G8 की एडवाइजरी भी हम मानते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करें हम, तो बहुत सारी पॉलिसीज हमारी हैं जो हमें हेल्प करती हैं इसको टैकल करने में। जैसे नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, ठीक है, क्लीन फ्यूल का यूज करने के लिए। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, क्लीन टेक्नोलॉजीज है, नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोग्राम है। सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम इन्वायरमेंट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की, ठीक है। पूरी दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है। जैसे एक फॉरेस्ट मूवमेंट है, ठीक है, एक फॉरेस्ट मूवमेंट है, ठीक है, जहाँ पे जब फॉरेस्ट कटने लगते हैं तो बहुत ज्यादा इस पे विरोध होता है। जैसे इंडिया में है, मैक्सिको में है, चिले में है। तो यहाँ पे माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, जैसे इसका हम देखते हैं अभी, चलो आगे देखते हैं। एंटी डैम मूवमेंट भी है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो उसका, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट इन मैक्सिको, चिले, ब्राजील, नाइजीरिया, इंडिया, ठीक है। जब फॉरेस्ट की क्लीनिंग होने लगती है, फॉरेस्ट कटने लगते हैं, ठीक है, तो जो लोग हैं वो आवाज उठाते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं कि वो ऐसा ना करें। एंड इसकी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए हैं, स्पेशली साउदर्न कंट्रीज जो हमने बात की ना, ग्लोबल साउथ, यहाँ पे जैसे मैक्सिको, चिले, ब्राजील, नाइजीरिया, इंडिया में, ठीक है। मिनरल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो एक इंडस्ट्रीज थी, जैसे फिलीपींस का एग्जांपल है। फिलीपींस में एक ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है, मल्टीनेशनल माइनिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। वो क्या करती है, वो वहां पे माइनिंग करना स्टार्ट करती है फिलीपींस में, एंड उसका विरोध, ठीक है, उसका ऑपोजिशन फिलीपींस के लोग भी करते हैं, एंड जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो भी लोग करते हैं, ठीक है। सब वो लोग कंप्लेन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सारी चीजों को रोक लगा दी जाती है, ठीक है। एंटी डैम मूवमेंट, डैम बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, डैम जाता है ताकि रिवर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। डैम बनाने में जो अगल बगल के रहने वाले लोग हैं सबको हटाया जाता है वहां से, ठीक है। रिवर के कोर्स को हम इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका सबसे अर्ली एग्जाम्पल आता है 1980s में, जब फ्रैंकलिन रिवर पे डैम बनाया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंडिया में एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है, जैसे नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंडिया में एक इंपॉर्टेंट इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने ये सारी देख ली। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की बात करें अगर हम, तो जैसे ऑयल है, वाटर है, इसको लेके हमेशा क्या हो सकता है, हमेशा वॉर होने की चांसेस रहते हैं, हो भी चुका है एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली हो भी चुका है। जैसे गल्फ रीजन है, ठीक है, जैसे गल्फ कंट्रीज कौन सी हैं, आप बताओगे मैप में, ठीक है। गल्फ कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका बोला, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, ठीक है, यमन हो गया। ये सारी कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ की कंट्रीज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है, ठीक है। अब जब चूंकि सारी कंट्रीज को ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो सारी कंट्रीज इस पर डिपेंड है, सारी कंट्रीज इन कंट्रीज को रेगुलेट करना चाहती हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं, मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वाटर की वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब नदी ऊपर जा रही हो, जब नदी नीचे आ रही है, उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया से नदी बाहर जाती है, इसको लेके भी टेंशन होती है, ठीक है। यूफ्रेट्स एंड जॉर्डन रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। यूफ्रेट्स कहाँ बहती है आपको बताना होगा, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है क्लास 11th की, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन इस पे बनती थी, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। टेंशन बिटवीन तुर्की, सीरिया, ईरान ओवर डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना आप, इस पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट्स की अगर हम बात करें, तो इंडिजिनस पीपल को बोला क्या गया है, इंडिजिनस पीपल का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इंडिजिनस पीपल का डेफिनेशन ये होता है यूएन के हिसाब से
people as the descendant of those who inhabited a territory before other of different culture or ethnicity origins arrived। ठीक है, बोला गया जैसे जैसे आप अमेरिका की बात करूं मैं, ठीक है, तो अमेरिका इनिशियली जो स्टार्टिंग में था वो काले लोगों का था, ठीक है, वहां पे अफ्रीकन लोग रहते थे, ठीक है, बट धीरे धीरे वहां पे यूरोपियंस जाके बसने लगे, ठीक है। तो जो इंडिजिनस पीपल है वो कौन कहेंगे, जो यूरोपियन के आने से पहले वहां पे रहते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंडिजिनस पीपल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नेटिव भी, ठीक है, नेटिव, नेटिव पीपल, नेटिव पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। इनको हमेशा से किया गया, इनको हमेशा से इनके जो वॉइस है इसको खत्म किया गया, इनको दबाया गया है, ठीक है। ठीक है, जैसे अफ्रीका में इनका सेंट्रल अफ्रीका में ये रहते हैं, ठीक है, अफ्रीका में नेटिव पीपल रहते हैं, साउथ अमेरिका में है, सेंट्रल अमेरिका में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हम शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को हम मानते हैं, ठीक है, और जो पूरे इंडिया का 1.8.6% पॉपुलेशन है, ठीक है। हम हमेशा इनके जो राइट्स हैं, जो हमेशा हिस्टोरिकली जिसको हम नज़रअंदाज करते थे डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनली, उसको हम सोचते हैं कि इसको धीरे धीरे इनको हम वो सारे राइट्स दें। इसी को देखते हुए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल बनाया जाता है 1975 में, एंड फर्स्ट 11 इंडिजिनस एनजीओ बनाए जाते हैं, ठीक है, यूएन के हिसाब से, ठीक, यूएन में बनाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में जैसे नागालैंड में है, चिले में है, पनामा में है, फिलीपींस में है, तो सारी चीज़ें पॉपुलेशन हमने इनको रिजर्वेशन भी दिया है ताकि ये अपना रिप्रेजेंटेशन और अच्छा कर पाए, ठीक है, और ज़्यादा हमारे मेन स्ट्रीम में आगे जुड़ पाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं ख़त्म, एंड ये चैप्टर हमारा भी ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगला लेक्चर भी सोच रहा हूँ कल ले आ दूँ, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी आ जाएगा, इस ये करते करते हमारी बुक 1 है वो कंप्लीट हो गई, ग्लोबलाइजेशन एक चैप्टर बचा हुआ है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।